मेरे को तब इतना पेन हो रहा था कि मेरे से पानी तक नहीं पिया जा रहा था। बोतल की कैप में लेके पानी पीता था ताकि गला हल्का सा तो वेट रहे। जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हुआ फिर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, ग्लूकोज चढ़ते थे, पेन भी काफ़ी होता था। 1 महीने में भी हो सकता है दोबारा, 1 साल में भी, 10 साल में भी, टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन फिर विश्वास था कि कृष्णा जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं ये चाह रही थी कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मेरे बेटे के लिए मिल जाए और भगवान ने वो मेरी सुनी। अभी आपको लगेगा कि अभी गलत हो रहा है, शर्म आ रही है, लेकिन फिर बाद में आप ही थैंकफुल होगे कि मैंने अब बता दिया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। हमारा कर्म क्या है, कोई भी बीमारी आ रही है हमें उससे लड़ना ही लड़ना है। छुपाने से, मुकरने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे अब जन्माष्टमी का रिसेंटली आया था ओकेजन, तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे इस्कॉन के डिवोटी के लिए। इसमें इसने व्रत रखा, फुल फास्ट रखा, जल भी ग्रहण नहीं किया और उसके साथ इसने सेवा भी करवाई। पेनक्रेटाइटिस एंड ऑफ लाइफ है, लेकिन पड़ाव ने उसकी डायरेक्शन मोड़ के कंटिन्यू लाइफ पे ला दी। मेरा नाम शौर्य बंसल है और करंटली आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास। मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा रोहतक, इंडिया। ठीक है, आप मैम? माय नेम इज पूनम बंसल and I am a working woman. I am working in a degree college and I belong to Rohtak, Haryana. व्हेन आई वाज इन 12th, फोर्थ से मेरे को थोड़ी डिसीजेज होने लग गई थी। जैसे हर एक क्लास में मेरे को एक डिसीज़ हो जाती थी, तो फोर्थ में हुई, फिफ्थ में हुई, सिक्स ठीक गया, बाय गॉड सेवन्थ में भी ठीक था। लेकिन जब एट्थ का एंड आया तब मेरे जो एक्सेस पेन होने लगा था स्टमक में, तो फिर काफ़ी डायग्नोस किया, अलग अलग उसके मतलब डॉक्टर्स के पास गए। फिर एंड में ना हमारे वहाँ पे एक डायग्नोस्टिक है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कुछ पैनक्रियास में चेंजेस है। तो वहाँ से एको टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट में पता चला था कि आप पैनक्रेटाइटिस है। ठीक है मैम, जैसे इन्होंने बताया कि थोड़ा बचपन से ही पेन वगैरह होता था, तो क्या आप बोलेंगे कि थोड़े से वीक बच्चे थे या आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं था, ये नॉर्मली ही रहता था। वो तो हर बच्चे के साथ ही ऐसा होता है। अगर हमारा शरीर है तो बीमारियां तो साथ रहेंगी। ये तो है नहीं कि हर कोई स्वस्थ पैदा होता है और स्वस्थ ही मरता है। तो वो आती है बीमारी, चली जाती है, आती है, बुखार हो गया, ठीक हो गया, जुकाम खांसी हुआ, ठीक हो गया। तो वो तो नॉर्मली हर किसी चाइल्ड को फेस करना ही पड़ता है। तो शौर्य के साथ तो मैं बिल्कुल ही फ्रीली माइंड थी, इसको कभी कुछ नहीं होता था। इवन जो भी घर में बनता था वो ये सब खाता था, बाहर भी हम कहीं जा रहे हैं तो बाहर का भी ले लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि थोड़ा-सा जैसे-जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, हम इस्कॉन में थे तो हम बाहर का कम खाते थे। लेकिन शौर्य थोड़ा-सा बच्चों के संग में रहता था तो ये बाहर का ले लेता था। तो इस वजह से भी थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत आई थी इसकी। हुँ। आपने बताया 10वीं में पहली बार ऐसा कुछ पेन, एंड ऑफ इट। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा अनबेरेबल पेन आपने कब एक्सपीरियंस किया? वो थोड़ा-सा मुझे उस मोमेंट के बारे में बताइए, कहाँ पे थे आप? फिर इमीडिएट स्टेप्स क्या लिया आपने? लगभग 4 साल पहले हुआ था मेरे सबसे पहला पेन, और तब लगभग 9 से 10 बजे हुए थे। हम लैब में थे जहाँ पे टेस्ट लैब हुई थी, उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। मेरे को तब इतना पेन हो रहा था कि मेरे से पानी तक नहीं पिया जा रहा था। जैसे ही पानी इंटेक करता था मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं जो बोतल होती है, बोतल की कैप में लेके पानी पीता था ताकि गला थोड़ा वो हो जाए, ड्राई ना रहे, हल्का सा तो वेट रहे। तो ये होता था पेन। और जब जैसे मैं पता चला तो मेरा डायग्नोस हुआ था वहाँ पे, उस टाइम पता नहीं था इतना पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। हमको लगा कि परमानेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डायग्नोस हुआ तब भी पेन था। उन्होंने मेरे को हफ्ते भर तक कुछ खाने नहीं दिया था, 3-4 दिन तक पानी भी नहीं पीने दिया था। और जैसे ही डायग्नोस हुआ तब बिल्कुल सब फर्स्ट टाइम फाइन था, लेकिन फिर बाद में भी मेरे को ऐसे केसेस दिखने लग गए थे। हुँ। और इस पॉइंट तक आपको नहीं पता है कि पैनक्रेटाइटिस? पता चल गया था पैनक्रेटाइटिस, लेकिन पैनक्रेटाइटिस के बारे में नहीं पता था कि ये इतनी सीवियर डिसीज़ है। हाँ, मैं वही कह रही थी कि पैनक्रेटाइटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी नहीं थी? डॉक्टर्स के पास थी, लेकिन इतने अवेयर नहीं थे डॉक्टर। स्पेशलाइज्ड उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, वो थे
यहाँ पे दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने मेरे को टेस्ट दिखाया, कोई सीनियर डॉक्टर थे, उनसे कंसल्टेशन करने को कहा था। ठीक है, और आपने कंसल्टेशन करा था? हाँ मैंने किया था। उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी भी किया था, जो मेरे माउथ से एक मशीन डाली थी, अंदर सारा चेकअप हुआ था कि कहीं गाल स्टोन्स तो नहीं है, और भी कुछ जो सिम्टम्स होते हैं पेनक्रेटाइटिस के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला था उनको। आपको किस टाइप का पैनक्रेटाइटिस लेकिन डायग्नोज हुआ था? मेरा था, बोल सकते हैं क्रोनिक से पहले और एक्यूट के बाद, जो मिड स्टेज है, एक्यूट ऑन। ऑन हाँ क्रॉनिक। ओके ओके, अक्यूट एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस था। ठीक है, तो इस स्टेज तक, और आप मुझे बताइए कि साइमल्टेनियसली आप और आपके मतलब इनके पापा, तो आप क्या स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे थे, या किस तरीके से अपनी रिसर्च कर रहे थे, या क्या सल्यूशन ढूंढ रहे थे आप? हम तो यही चाह रहे थे कि प्रॉपर हमें इसका परमानेंट इलाज मिल जाए। एलोपैथी में क्या होता है इसमें कि वो एडमिट करते हैं, कुछ खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, 4-5 दिन रखेंगे और उसके बाद फिर रिलीज़ कर देते हैं, फ्री कर देते हैं पेशेंट को। फिर वो दोबारा से जब भी थोड़ा-सा हल्का-सा वो हेल्दी फूड लेगा, देन फिर पेन वाली समस्या हो जाती थी। लेकिन हम इसका परमानेंट इलाज ढूँढ रहे थे, तो हमारे एक इस्कॉन के डिवोटी हैं और उन्होंने यहाँ पे रुद्रपुर उत्तराखंड में डॉक्टर बालेंदु प्रकाश, इनसे फ़ॉलो किया होगा उन्होंने, बहुत बार किया। उनके काफ़ी फैमिली मेंबर्स ने उनसे मेडिसिन्स वगैरह ली है, किसी को अस्थमा, किसी को कैंसर, किसी को कुछ। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि वहाँ पे इसका भी ट्रीटमेंट संभव है। तो हमने फिर कॉन्टैक्ट किया उनसे, कुछ लेके उन्होंने दिया हमें कुछ एड्रेस, फ़ोन नंबर। फिर हमने देन कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने हमारी सारी रिपोर्ट्स मांगी, पीछे जितने भी हमारे इसका जो भी टेस्ट हुए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली फॉर अ पैनक्रेटाइटिस पेशेंट, क्योंकि आपका खाना पीना सब बंद हो जाता है। या वो पहली बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जो, वो पैनक्रेटाइटिस की वजह से हुए थे? पेनक्रेटाइटिस। तो थोड़ा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल, लाइक बीइंग एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, कैसा था? हॉस्पिटल में बहुत ही, मतलब बोलेंगे कि अ, याद करने पे भी वो होता है, दर्द होता है, इतना था कि सबसे पहले तो कि हफ्ते भर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये हॉस्पिटलाइज से पहले कि कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ और हो, ये करते करते वो स्टेज ही आगे जा रही थी, धीरे धीरे पता नहीं चल रहा था। जैसे हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, ग्लूकोज चढ़ते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, पेन भी काफ़ी होता था, पेन, और ना मैं वो कर पा रहा था, कुछ कर पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, बस एक बेड पे लेटा हुआ था, बॉडी थी और कुछ नहीं था। और ये लगभग प्रोसेस 1.5 वीक चला था। उसमें वैसी स्टडी लाइफ भी बहुत अफेक्ट हुई थी और मेंटली लाइफ भी बहुत अफेक्ट हुए थे। क्या सोचते क्या थे तुम उस पर? सोचते क्या थे, चल क्या रहा है, ये हुआ है पहले भी, लेकिन इतना सीवियर कुछ नहीं था जितना ये दिखा था, और ये फर्स्ट टाइम था, और ये डर लग रहा था कि इससे आगे ना हो जाए, बढ़ ना जाए, क्योंकि डॉक्टर भी एक ना, जैसे डॉक्टर की वर्डिंग्स थी कि वो पर्टिकुलर नहीं बोल पा रहे कि आपका 100% ठीक हो जाएगा, वो ट्रस्ट इशू वहाँ पे बना था। उन्होंने ये कहा था कि हम इसका भी इलाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके 1 महीने में भी हो सकता है दोबारा, 1 साल में भी, 10 साल में भी, कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन फिर मेरे को हर, मतलब 3 से 6 महीने के बीच में ये होता था। और मैं जैसे ही मेरा फर्स्ट हुआ, तो मैं उसके बाद से स्कूल जाना भी लगभग 80 to 90% कम कर दिया था मैंने। मैं 8th की लास्ट में हुआ था, तो मैं 9th में स्कूल गया ही नहीं, 1-2 महीने गया था, और 10th में भी मैं लास्ट 10th में तो मैं गया ही नहीं, स्टार्टिंग के 3 महीने जाके फिर मैं गया नहीं। तो दोस्त भी की एक वरीनेस तो थी कि हो क्या गया इतनी कि ये छुट्टियाँ ले रहा है, और मेरे को भी था कि अकेलापन लग रहा था, सोशली होने का थोड़ा मन सा कर रहा था कि अकेले रह के थोड़ा वो हो जाऊँगा। फ़ोन भी था, टीवी भी थे, लेकिन इतना वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो एक दोस्तों के साथ घूमना हो गया, टीचर्स के साथ हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो किसी को इतना पता ही नहीं था कि पैनक्रिया ऑर्गन का क्या फंक्शन रहता है, क्या बॉडी पार्ट है, इतना किसी को फैमिली में पता ही नहीं है, इवन हमें ही नहीं पता था। जब शौर्य का हुआ तब थोड़ा-सा हमें पता चला,
तो हमने यही कहा था कि जैसे लीवर पे सूजन आ जाती है ऐसे पैनक्रिया पे सूजन आई हुई है, जैसे लीवर की सूजन उतर जाती है ऐसे इसकी भी उतर जाएगी। तो हम नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेशल कुछ ऐसा है उनके माइंड में भी। ठीक है, चलो। अब आते हैं कि आपको पड़ाव के बारे में कब पता चला? तो वो क्या उसके पहले कोई अटैक आया था, कोई एपिसोड हुआ था जिसके थ्रू आपको पड़ाव के बारे में पता चला है? लगभग मेरे को 8th के एंड में आने लग गए थे और मैं पड़ाव का पता चला था हमको 10th की मिड के बाद में। तो इसके जो बीच की ड्यूरेशन था इसमें मेरे को 7 to 8 टाइम्स हो चुका था। पड़ाव का 10th के बाद मिड के बाद में पता चला, तो हम वहाँ पे गए थे अक्टूबर में, अक्टूबर की मिड में। कैसे पता चला पड़ाव के बारे में? पड़ाव के बारे में इस्कॉन में ना अच्छा, एक जिन्होंने वही हाँ बताया कि उनके थ्रू। उनका- लेकिन आयुर्वेद के बारे में कोई डाउट वगैरह था आपके मन में? नहीं, हमने जो 3 होती है फील्ड उसमें से 2 तो ट्राई कर लिए थे, होम्योपैथी और एलोपैथी। दोनों में से फेथ उतर गया था, लास्ट सोचा था आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में भी ये नहीं पता चल रहा था किनको दिखाए। फिर एंड में वहाँ से सजेस्ट हुआ तो हमने कहा कि जब सारी चीज़ कर चुके हैं तो एक बार ये और देख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पहली मुलाकात आपकी पड़ाव में किससे हुई थी? शिखा जी से या वैद्य जी से? शिवा मैडम। सीखा मैम से। ओके, तो क्या बातचीत हुई उनके साथ? क्या आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं? उन्होंने यही कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सही जगह पे आए हो और आप बिल्कुल ठीक होकर ही जाओगे। और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बहुत तसल्ली से देखी और हमें अच्छे से बताया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, जैसे-जैसे आप ये रहोगे यहाँ का देखोगे क्या आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने मतलब काफ़ी सांत्वना मिली थी उनसे बात करके। पहले दिन हम रात को गए थे, हमने रूम ले लिया था, वापस हो गए थे, सुबह उठे थे। तो सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने अपना बताया, पास्ट बताया, मैंने अपना पास्ट शेयर किया, सारे बात कर रहे थे। और बीच बीच में पड़ाव का भी चल रहा था कि कैसे उनको पता चला, कितने उन्होंने इंटरव्यूज़ देखे थे और पास्ट पेशेंट से बात करी थी, जिससे कम्युनिकेट किया था, उनका कैसा रिजल्ट्स आया। उनसे भी मेरा ट्रस्ट हाई चला गया ये सुन के कि हाँ, अब तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वो भी एक परमानेंट नहीं था कि अब ये है कि 100% ठीक हो जाऊंगा। 90% था कि लगता है कि ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्यूट ऑन क्रोनिक था कि हल्की हल्की शेप चेंज होने लग रही थी। शिका मैम ने कहा था कि हम आप इसको रोक देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन शेप नॉर्मल नहीं ला पाएंगे। तो वो भी था कि अगर शेप नॉर्मल नहीं आ पाई तो भी मैं क्या जो वो पेन होगा वो बंद हो जाएंगे, भले ही ठीक हो जाए। तो ये था, धीरे धीरे क्वेश्चंस होने लगे। लेकिन वहाँ पे देखा तो बहुत सारे स्टेजेस के थे आगे, जैसे क्रोनिक भी थे, हाईली क्रोनिक भी थे। तो लगा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जल्दी आ गया। वहाँ पे लगभग 15-15 साल जो पहले हॉस्पिटलाइज हो गए थे उनके बाद भी आ रहे थे। तो गॉड का भी थैंक है कि मेरे को पहले ही पता चल गया, ज़्यादा जो तबीयत है उससे बिगड़ने से पहले भी। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दूसरा तीसरा दिन मैं तो कर रहा था बहुत ज़्यादा इंजॉय वहाँ पे। मेरे को आ रहे थे बहुत मज़े, खाने पीने को मिल रहा था, घूम रहा था, बातचीत कर रहे थे। स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, एक फ्री था। थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, वो भी नॉर्मल थे। हम इंजॉय कर रहे थे। शिखा मैम भी बोल हो रही थी, उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था बीच में जैसे। और फिर जब टाइम बीतता गया, मेडिसिन भी चलती रही। उन्होंने स्टार्टिंग में तो अमर नाम की जो मेन दवाई थी उन्होंने दी थी मलाई में, वो करके रैप करके। फिर धीरे धीरे मेरे खाने के साथ नॉर्मलाइज होने लगी थी। चलता गया ऐसे 21 डेज तक चला था ट्रीटमेंट मेरा। वहाँ पे 21 दिन में आपको कोई एपिसोड आया? नहीं, नहीं आया। खाना पीना बेहतर होने लग गया था? खाना पीना बेहतर होने लग गया था, डाइजेशन अच्छा लगने लग गया था। मूड्स मतलब जो था ना, एक वरीनेस पेनक्रियाटिस के वो कम होने लगी थी। एक लाइफ पेनक्रियाटिस को शिफ्ट करके लाइफ की तरफ से जाने लग गया था मैं, कि जैसे कैसे मूव ऑन कर सकता हूँ, वो चीज़ होने लगी थी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने वहाँ पर खाई जो आप काफ़ी टाइम से खा नहीं रहे थे? मैंने वहाँ पे पूरी खाई थी जो मैं खा नहीं रहा था। और भी जैसे जैसे फास्ट फूड बोलते हैं, वो एक्चुअली में फास्ट फूड नहीं है, वो चीज़ ही ख़राब है। तो वहाँ पे उसी चीज़ को अच्छा बना के दिया गया था। जैसे जैसे? मोमोज खाई थी हमने, मोमोज खाए थे और गोलगप्पे खाए थे और टिक्की भी खाई थी हमने वहाँ पे। और मीठे में भी बहुत सारी चीज़ें थी, पनीर की खीर थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। खूब इंजॉय किया था वहाँ पे खाने पीने में तो। हमें कृष्णा पे फुल फेथ है, हर स्थिति में फेथ है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमारा विश्वास कम नहीं होता है। हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी,
लेकिन भगवान उन प्रॉब्लम्स को कम करके देते हैं एक भक्त को। तो हमें ये पूरा विश्वास है। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, ऐसे ही मेरे बेटे की लाइफ में आई। तो एक बार तो हो गया था, लेकिन फिर विश्वास था कि कृष्ण जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस यही था कि मैं ये चाह रही थी कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मेरे बेटे के लिए मिल जाए। मैं वो ज़रूर प्रे कर रही थी भगवान से, और भगवान ने वो मेरी सुनी और हमें पड़ाव का रास्ता मिला, और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को भगवान पे विश्वास ना रहा हो, और आगे भी मैं भगवान यही प्रे करती हूँ कि मेरे को हमेशा भगवान पे विश्वास ऐसे ही बना रहे। लेकिन जैसे भगवान जी भी कहते हैं ना कि हमारी मतलब कर्म तुम्हें ही करने हैं, तो ऐसे कौन से मतलब पड़ाव की जो फिलॉसफी है उसमें ऐसे कौन से एक्शंस है या कौन सी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो आपको भी लगता है कि हाँ ये मतलब ये कर्म तो हमें डेफिनेटली सही करने ही चाहिए? बिल्कुल। ये एक हमें पड़ाव की ये बात अच्छी लगी, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं लेते हैं, और जो भी दवाइयाँ मतलब दी गई थी उसमें इन चीज़ों का परहेज़ था। नो ऑनियन, नो गार्लिक। तो हमें इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। वैसे तो हम लेते ही नहीं थे, और हमें अच्छा लगा कि भई यहाँ पे नो अनियन गार्लिक यूज़ नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो लेने में कोई मनाही नहीं थी, क्योंकि हम पहले से रूल्स फ़ॉलो कर ही रहे थे। मेरे बच्चे भी दोनों रूल्स फ़ॉलो करते हैं। बाहर की कोई चीज़ खाने से पहले वो पैकेट पे चेक करते हैं, इसमें अनियन गार्लिक तो नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा पड़ाव में नई-नई चीज़ें बनाना। मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं भगवान के भोग के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें और भी बना सकती हूँ, और बिल्कुल शुद्ध तरीके से बना सकती हूँ। तो मैंने पड़ाव की रसोई को भी फ़ॉलो किया। वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी दी हुई हैं कि किस तरीके को कैसे ना नुकसान करे बॉडी को, और एक अच्छी हेल्दी चीज़ भी बन जाए। और उन्होंने सबसे एक बात अच्छी वो लगी जो हमारे उसमें आती है कि गाय का दूध, गाय का घी और गाय का ही जो भी मिल्क, उससे बनी हुई चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। उससे पहले हम कुछ भी यूज़ कर लेते थे, भैंस का दूध आता था, थैली का दूध आता था, लेकिन अब हमने प्रॉपर गाय का दूध ही यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही दे रहे हैं। शिखा मैम ने स्ट्रिक्टली बोला था कि गाय के दूध से ही दही होना चाहिए, उसी से पनीर होना चाहिए, और वही दूध आपको यूज़ करना है। तो हम तब से लेके अब तक, हमें 3 साल हो गए हैं, हम वही यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। खाने पीने में बहुत चेंजेस आ गए होंगे तुम्हारे? मन भी करने लग गया था खाने का। हाँ। पहले कुछ सिलेक्टेड फूड आइटम्स थी, अब तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल लाइफ में इतनी फूड आइटम्स नहीं है जितनी पड़ाव में है। अच्छा। बोर्ड्स भी थे मेरे, और अक्टूबर में मैं गया था। मेरा नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब सारा बेड रेस्ट में था, और मेरे फेब के एंड में एग्ज़ाम भी थे बोर्ड्स के 10th के। तो उसमें भी बहुत टेंशन थी एक तो। और दिए आपने एग्ज़ाम? हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मैं स्कोर किया था 88.8। वाह! बट पड़ाव के ट्रीटमेंट के साथ तो नहीं हो पाता है पढ़ाई। पढ़ाई मेरा ना एक मन भी था, शौक भी होता है कि पढ़ाई करने का इंटरेस्टिंग। मैं कुछ बोरिंग, ये याद, मैं सच बताता हूँ, मेरे से कुछ याद नहीं होता। मैं हर चीज़ समझ लेता हूँ और उसको ट्रांसलेट करके बना के खुद की नॉलेज से लिख देता हूँ। तो उससे नंबर आ गए थे मेरे। मैंने कुछ भी ऐसे रटा नहीं, और मैं पढ़ाओ में भी बुक्स लेके गया था फ्री टाइम्स में, जैसे लेटा तो बुक्स पढ़ ली, लेक्चर्स लगा लिए, ये भी था। और ट्यूशन्स जैसे था तो मेरा बेड रेस्ट, लेकिन मैं जो ट्यूटर थी उनसे भी कम्युनिकेट करके अपना घर पे करता था, तैयारी करता था। पढ़ाई के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई का स्ट्रेस था, वो पेरेंट्स से हेल्प मिली और भी ट्यूटर से हेल्प मिली, और कुछ जो वहाँ पे था यूथ, इस्कॉन यूथ, वहाँ पे भी जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मेनली वही समझाते थे। मेंटली का तो क्या है कि जो मेंटली चीज़ है वो आप मटेरियल वर्ल्ड में नहीं समझ सकते। स्पिरिचुअलिटी में आपको मेंटली आपको सिखा देते हैं कि आपको कैसे रहना है। मैं सारा जो जो जैसे पड़ाव में चल रहा था, सुबह उठना, ये खाना, ऐसे करना, सात्विक भोजन करना, और खाने के बाद लेटना नहीं, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं पहले से ही फॉलो अप कर रहा था, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक था कि बेड रेस्ट का, मैंने वहाँ पे जो यूथ की क्लासेस होती थी वहाँ पे भी बहुत चीज़ें सीखी हुई थी। वहाँ पे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे, जप करते थे, और सात्विक भोजन ही करते थे। तो इसलिए भी मेरे को वहाँ से भी लगा लो, भगवत गीता पढ़ते थे, जप करते थे, तो बहुत हेल्प मिली थी वहाँ से भी। जैसे ही मेरा फिर पड़ाव से आया था, ये सब चल रहा था, और फिर मैंने जनवरी में थोड़ा मन सा होने लग गया कि हल्का सा बाहर का खा लो,
कर लो, थोड़ा इधर उधर घुमाओ। मतलब दूसरे महीने में, सेकंड मंथ, थर्ड महीने में, थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में होने लग गया था। लेकिन फिर अंदर से भी आया था कि अब खा लिया तो बाद में दिक्कत आएगी। फिर भी कंट्रोल करना तो मुश्किल ही हो जाता है एक बार माइंड पे। मैंने अपने स्पिरिचुअल टीचर्स की हेल्प ली इस्कॉन में जाके, फिर उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी कि ऐसे करो। क्या गाइडेंस दी? क्योंकि ये गाइडेंस हर कोई नहीं अपना पाता, तो उन्होंने आपको क्या ऐसा बोला जिससे आपको लगा कि अच्छा ठीक है ये ऐसा करते हैं? उन्होंने बोला आपके पास है जीवन एक, उसमें आप अभी अपना जीवन आपका मुश्किल दौर पे है, आप भगवान का नाम पहले से ले रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन कोशिश करो कि ना खा पाओ। ना खाओगे तो आप ज़्यादा, जो आप पे डॉक्टर साहब वो बोल रहे हैं 1-2 साल में आप वो हो जाओगे, मेडिसिन आपकी 1 साल तक चलेगी। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, कि मैंने अब खा लिया तो फिर मेरे को बाद में दिक्कत आएगी, और अब नहीं खाया तो मेरी बाद की लाइफ बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी। तो मैंने उनसे ये गाइडेंस ली थी कि अब नहीं खाना, बाद में खा सकते हो, अभी थोड़ा फास्ट रखो और चीज़ें रखो। हम एकादशी भी करते थे एक्चुअली, हर 15 डेज़ में एक बार होती है, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती थी। थोड़ा भूख भी सेटल डाउन होने लगी। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा लगती थी, जैसे पड़ाव से निकले थे। फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि खाना जो होता है ना, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। जितनी वो ना आप मतलब सेटिस्फेक्शन फिलअप नहीं करनी। एक मतलब जो पॉइंट होता है वहाँ तक खाना है बस। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो लगता था। हाँ, उसका तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया अच्छे तरीके से। ईगो टूट गया आपका? हाँ, कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, विश्वास उठ गया था। तो फिर मैंने जैसे ही फॉलोअप किया तो 4 महीने के बेड रेस्ट के बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत वो मेडिटेशन शुरू करी। जैसे जब आप इस्कॉन में आते हो तो आप जब करते हो तो स्ट्रेट बैठ के करते हो, वो नहीं करना, मतलब बेंड नहीं होना। और बहुत सारे वो होते हैं, रीडिंग करते हो जब आप भगवद गीता भी, तो स्ट्रेट बैठ के करते हो। तो वहाँ से भी थोड़ा बिल्डअप होने लग गया था। और खाना ही इतना वैसा था, अच्छा था, और मतलब न्यूट्रिशियस था, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता था खाने में। तो वहाँ से भी थोड़ी इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्टअप होने लगी। पेनकेटाइटिस तो धीरे धीरे डाउनफॉल में जाने लगा, लेकिन मेरी जो अदर डिसीज़ होती थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी होती थी, वो भी अब नहीं होने लगी। मेरे तब से लेके अब तक नहीं हुई थी कोई भी डिसीज़ पेनक्रेटाइटिस के अलावा भी। तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप हुआ था, और धीरे धीरे मैं एक्टिविटीज़ भी करने लग गया। पहले सब स्टॉप था, लग रहा था कि अभी कर लूँ कर लूँ कर लूँ। एक्चुअली मेरे को था कि खुद से है, शौक़ है कि मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूँ, अच्छा करूँ, थोड़ी फिजिक वगैरह डेवलप करूँ। फिर एक वहाँ से भी आया कि वही चीज़ आ जाती है कि अभी थोड़ा स्टॉप रख के बाद में कंटिन्यू करें। धीरे धीरे मैंने किया, 1.5 ईयर्स बीत जाने के बाद आफ्टर पड़ाव का जो डायग्नोस था उससे फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हुआ, क्योंकि मेरे को उस पॉइंट पे तो लग रहा था कि मैं हो चुका हूँ फिट एंड फाइन, मैं टेस्ट भी ठीक आ रहा। तो फिर मैंने धीरे धीरे किया, फिर अब फर्स्ट क्लास। ठीक है। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं आना चाहिए। तो हमारा कर्म क्या है कि चाहे कोई भी बीमारी आ रही है, हमें उससे लड़ना ही लड़ना है। छुपाने से, मुकरने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना ही हम उससे जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो शौर्य ने बहुत अच्छे तरीके से देखो कोऑपरेट किया। मैं मानती हूँ काफ़ी सिंसियर बच्चा है ये। इसने सारे परहेज भी फॉलो अप किए, मेडिसिन्स भी टाइम पे ली, और जैसे मैं कहती थी कि बेटा ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो इसने वैसे बिल्कुल कहना भी माना उसी तरीके से। और अपना समय पे जैसे अपना जब भी करना, पढ़ाई स्टडी पे भी ध्यान देना, अपनी क्लासेस भी लेना, इस्कॉन वाली क्लासेस भी लेना, अपने ट्यूशन्स भी लेना। आज ये 12th क्लास में है, तो अपने ट्यूशन्स भी लेता है, सुबह उठ के अपना जप भी करता है, भगवत गीता भी रीड करता है, और अपनी यूथ की क्लासेस भी, स्पिरिचुअल क्लास भी अटेंड करता है, और जो भी मंदिर में फेस्टिवल्स आते हैं उसको भी अटेंड करता है। और ये नहीं है सिर्फ अटेंड करता है, वहाँ सेवा भी करवाता है, फिजिकली सेवा भी। जैसे अब जन्माष्टमी का रिसेंटली आया था ओकेज़न, तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे इस्कॉन के डिवोटी के लिए। तो इसमें इसने व्रत रखा, फुल फास्ट रखा, जल भी ग्रहण नहीं किया जब तक भगवान का अभिषेक नहीं हुआ था रात तक, और उसके बाद ही प्रसादम लिया, और उसके साथ इसने सेवा भी करवाई। वहाँ मंदिर में जो भी बता देते थे, जो इसकी सेवा लगी हुई थी, इसने वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ सेवा भी दी।
तो आज ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो भक्तों के संग से क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, इनर स्ट्रेंथ मिलता है, तो वो इसके साथ है। प्लस पड़ाव का तो है ही, वो भी एक हमारी फैमिली बन गई थी। आज भी हम वहाँ जितने भी एडमिट पेशेंट्स थे उनके कॉन्टैक्ट्स में अब भी हैं, बातें करते हैं, एक बहनों जैसा और एक दोस्तों जैसा एटमॉस्फेयर हमारा क्रिएट हो गया था। आज भी हम फ़ोन के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बातें होती रहती है। तो एक हमें नई फैमिली मिल गई थी। जैसे एक जीवन को एक पड़ाव चाहिए ना, वो वाकई में वहाँ पड़ाव था। नहीं तो हम दिनचर्या में क्या भागते रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ में हम बहुत व्यस्त हो गए थे, अपने लिए नहीं जी पा रहे थे। लेकिन वहाँ जाके हमारे जीवन को पड़ाव मिला, एक रेस्ट मिला। तो मेरे बच्चे दोनों याद करते हैं वहाँ के माहौल को। हम ये नहीं कहते कि भाई इन फ्यूचर हमें फिज़िकली हमें वहाँ जाना पड़े प्रॉब्लम को लेके, लेकिन वैसे हमें वहाँ का काफ़ी अच्छा लगा था वो वाला टाइम पीरियड, जो भी हमने वहाँ 21 डेज़ वहाँ स्टे किया था। इट्स अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम आवर एंड। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत हिम्मत लगती है ऐसी बीमारी से लड़ने को भी, और फिर उससे पार होके वापस एक रीस्टार्ट करने के लिए। तो वी होप दैट योर लाइफ इज एज पॉजिटिव एज दिस सनफ्लावर। दैट्स द मोस्ट दैट वी कुड डू। बट आप लोगों ने तो ऑलरेडी मतलब जंग जीत ही ली है एक तरीके से, है ना? हमारा जैसे इसका स्टार्टिंग में हमने पैनक्रिया का टेस्ट करवाया था, जो पड़ाव में जाके हुआ था। जो चीज़ 300 होनी चाहिए ना, वो इसकी 8 रह गई थी। और जो और भी पेशेंट्स थे ना, हमने उनकी रिपोर्ट भी पूछी थी, किसी का 6 है, किसी का 0 है, किसी का 10 है। तो नियर अबाउट सभी का यही था टेस्ट रिपोर्ट, और वो 300 अबव होना चाहिए। लेकिन कृष्णा को थैंक्स है इस चीज़ के लिए कि जैसे हमने आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद हमने जब टेस्ट करवाई, शिखा मैडम ने जैसे बोला था करवा के सेंड करनी है रिपोर्ट, तो शौर्य की अबाउ 300 ही था। वाह वाह। तो इससे हमें बहुत मतलब तब हमने भगवान को बहुत थैंक्स किया था कि वाकई में आज बिल्कुल ठीक हो गया है शौर्य। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भगवान जी के साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की जो डेडिकेशन होगी उसे ठीक करने में, तो कई पेशेंट्स जैसे 2 महीने में भी वापस आ जाते हैं। फैमिली के साथ साथ भक्तों की भी, जो भी डिवोटी फ़ोन पे बात करते थे, इवन मिलने आते थे, सब यही कहते थे कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस पे कृष्णा का हाथ है, डिवोटी का हाथ है, बिल्कुल ओके हो जाएगा। मतलब अगर किसी को पैनक्रेटाइटिस होता है तो क्या आप उनको पड़ाव रेकमेंड करेंगे? 101% रिकमेंडेड है। बिल्कुल। किसी की लाइफ बच रही है तो उससे ज़्यादा हो ही क्या सकता है। सबकी लाइफ अपने हाथ में है और वो उसको ठीक कर सकता है पड़ाव में आके, तो उससे ज़्यादा हो ही क्या सकता है। एक न्यू लाइफ ही मिली है, क्योंकि जैसे उसे इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कलेक्ट कर ही रहा था कि स्टेजेस आते हैं, फिर हैंड में स्टेज पड़ा कैंसर आता है, तब बिल्कुल डर के हमारे हो गई थी, सीटी गुल हो गई थी। फिर पड़ाव में आके तब टेंशन रिलीफ हुआ कि हाँ न्यू लाइफ मिल जाएगी। और एक कि इस पैनक्रेटाइटिस द एंड ऑफ लाइफ? बिल्कुल पेनक्रेटाइटिस एंड ऑफ लाइफ है, लेकिन पड़ाव ने उसकी डायरेक्शन मोड़ के कंटिन्यू लाइफ पे ला दी।